फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोग के सामने हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 4th पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोग को जो है कि रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। जो अभी तक बचा है दोस्तों, उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आइए हम जो है जानते हैं कौन कौन से टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ थीसिस राइटिंग, थीसिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्टाइल होता है लिखने का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल को राइटिंग करने के लिए कौन कौन से फॉर्मेट और स्टाइल अपनाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च में आईसीटी का क्या यूज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आप लोग को बताएंगे। और 4th है रिसर्च एथिक्स, रिसर्च में क्या क्या नैतिकता अपनानी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं कि जो है 1 by 1 टॉपिक्स को। तो थीसिस राइटिंग, थीसिस राइटिंग क्या होता है दोस्तों? थीसिस राइटिंग जब हम पीएचडी करते हैं और जो भी हम कलेक्शन करते हैं डाटा स्कोर, जो स्टडी के ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें का एक कलेक्शन एक रिपोर्ट की तरह होता है, जिसे हमें जो है सबमिट करना पड़ता है, तभी हमें जो है कि डिग्री मिलती है। दोस्तों कोई भी हम रिसर्च करें हमें रिपोर्ट बनाना ही होता है, तो उसी तरह हमारा ये थीसिस भी होता है। थीसिस राइटिंग की बात करें दोस्तों, तो ये जो है कि ये रिसर्च का ओवरऑल पूरे फैक्ट्स जो भी हम कलेक्ट किए हैं उसको, उसका एक निचोड़ देना, एक कंक्लूजन देना सामने रखा जाता है। और इसमें जो है इसका मेन जो वर्क होता है, मेन फंक्शन जो होता है दोस्तों, वो फैक्ट नॉलेज जो भी हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जो भी प्रचलित तथ्य हैं, वो नॉलेज को दूसरे रिसर्चर के लिए बहुत ही इजी फ्रेम में प्रेजेंट करना होता है। ये इसका मेन जो है फंक्शन होता है। इसके बाद जो है जो भी रिसर्चर आने वाले हैं इन फ्यूचर, उनके लिए उनके समय की बचत के लिए जो है रिसर्चर के लिए जो है एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो रिसर्च होता है, जो थीसिस होता है, उसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे रिसर्च एसे हो गया, रिसर्च आर्टिकल हो गया, रिसर्च स्टेटमेंट हो गया। इन सारे नेम से भी हम जो है परिचित होते हैं। जो हमारा रिसर्च एसे है दोस्तों, ये इंडिया और यूरोप में इसे एक पीजी लेवल की डिग्री मानी जाती है। इसमें जैसे हो गया आपका एमएस हो गया, एमटेक हो गया, एमफिल, ये सारी जो डिग्रीज होती हैं उनके लिए जो है रिसर्च एसे यूज किया जाता है। और जो पीएचडी होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, उसके लिए हम थीसिस की बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो थीसिस राइटिंग होती है वो कौन कौन से पार्ट्स में राइट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट या ओरिजिनल पार्ट की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सबसे पहले टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज जो होता है दोस्तों, उसमें हमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि क्या उसका हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम जिस प्रॉब्लम पे हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताना होता है। अप्रूवल लेटर जो होता है उसको हम कहते हैं अनुमोदन पत्र। इसके द्वारा सुपरवाइज़र, जो भी हमारे जो परामर्श देने वाले यानी काउंसलिंग करने वाले कमेटी है, और जो भी हमारे डिग्री से रिलेटेड जो हमारे प्रमाण पत्र यानी सब सर्टिफिकेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अप्रूवल लेटर के जो जरिए जो है इंक्लूड करना पड़ता है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है जो भी हम टेबल्स बना रहे हैं उसकी एक विषय सूची हमें देना पड़ता है। और इसके बाद जो है प्रीफेस है। प्रीफेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राकथन कहते हैं। इसमें हम जो भी पर्सन हमें हेल्प किया है, जो इंस्टीट्यूशन किया है, या कोई फैमिली मेम्बर है, या यूनिवर्सिटी का कोई वर्कर है, उन सारी लोगों को हम आभार प्रकट करते हैं, उनको हम थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हमें जो है अपना सहयोग दिया हमारे रिसर्च के प्रोसेस में। तो वो चीज़ें हम प्रीफेस में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल की बात आती है। लिस्ट ऑफ टेबल जो होता है, इसमें हम जो भी हम टेबल्स बनाए हैं उसके जो भी हम संख्या दिए हैं कि किस पेज पे है, जो क्रमांक दिए हैं उसको यहाँ पे इंडिकेट करना होता है। इसके बाद लिस्ट ऑफ ग्राफ एंड फिगर की बात आती है कि
जो भी हम ग्राफ यूज किए हैं अपने रिसर्च में, जो फिगर, उसका भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है हमारा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम सारी चीज़ों का एक प्रस्तुतिकरण देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं अंत में। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है दोस्तों। सेकेंड पार्ट में हम इंट्रो देते हैं, भूमिका बताते हैं कि जो हमारा थीसिस है उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो संपूर्ण अध्ययन संबंधी विवरण हो, डिस्क्रिप्शन हो, उसे प्रेजेंट करना यहाँ ओवरऑल एक भूमिका बना के दिया जाता है। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो भी हम लोग लिटरेचर का स्टडी किए हैं वहाँ जो भी रिव्यू किए हैं उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, कहाँ कहाँ से हमने स्टडी किया है। इसके बाद आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन वह होता है दोस्तों जिसमें हम जो है ये बताते हैं कि हमारा जो मेथड है, जो हमने टूल्स अपनाया है, सैम्पलिंग का जो सिलेक्शन किया है, क्या हमारा जो है रिसर्च का स्टैटिकल मेथड होगा, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन में बताते हैं। इसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन की बात आती है। जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं उनका हम इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी उनका विश्लेषण करते हैं, एक मीनिंग बताते हैं कि क्या उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। फिर रिसर्च अचीवमेंट एंड कंक्लूजन की बात आती है कि इसके अंतर्गत हम क्या बताते हैं दोस्तों। जो ये उपलब्धि होता है, ये जो है बहुत ही जो है कि इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये एक एंडिंग पार्ट है, इसमें हम पूरे ओवरऑल रिसर्च का एक समरी बताते हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है किस सीमा तक जो है उसकी प्राप्ति की, उसका हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद सजेशन एंड रिकमेंडेशन की बात आती है कि हमारा जो रिसर्च है इन फ्यूचर जो है लोग, जो रिसर्चर आने वाले हैं उनको क्या सजेशन दे रहा है, एक सुझाव दे रहा है, और साथ ही साथ जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अगर वो चीज़ें रहती तो हमें और अच्छा रहता, हम और अच्छे से अपना स्टडी कर पाते। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए हमें रिकमेंड करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो होता है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, जो भी हम चीज़ें जहाँ पे हमने रिव्यू लिटरेचर किया था वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके मेंशन करते हैं सीक्वेंस में। उसके बाद अपेंडिक्स आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसको हम परिशिष्ट कहते हैं। ये जो भी हम क्वेश्चनायर या मेमोरी लेटर हो गया, इंटरव्यू लेटर हो गया, मैप हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स को हम अनुक्रमणिका कहते हैं हिंदी में। ये पाठ्य सूची का निर्माण जिसे हम सावधानी पूर्वक जो हम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखे हैं उसके अनुसार हम तैयार करते हैं इंडेक्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमें बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए थीसिस राइटिंग करते समय। तो सबसे पहले हमें जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो एक फ्लो में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये बहुत ही क्रिएटिव वाला पोर्शन होता है दोस्तों, तो हमें इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि एक क्लियरनेस होनी चाहिए, स्पष्ट और इजी वे में होना चाहिए जो भी हमारा प्रेजेंटेशन हो, जो भी हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। साइंटिफिक बेस दोस्तों, जो हमारा लैंग्वेज होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, उसका जो बेस होना चाहिए वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ताकि हम जो भी कह रहे हैं उसका एक प्रूफ हो। इट इज़ रिटन इन सेकेंड फॉर्म। दोस्तों ये बहुत ही सेकेंड पर्सन में लिखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं राइटिंग के टाइम में। यानी कि हमें जो भी लिखना है वो मैं यानी आई के फॉर्म में नहीं लिखना है। वो जो भी लिखना है वो रिसर्चर ने किया, रिसर्चर ने ये चीज़ किया, रिसर्चर ने ये पाया, ये सारी चीज़ें हमें बताना होता है। लेकिन जो वोट ऑफ थैंक्स होता है, जो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, वो हमारा फर्स्ट पर्सन में होगा कि हमें इनसे सहयोग मिला, इनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट पर्सन में लिखना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट शुड बी रिटन इन अ पास्ट टेंस। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी लिखें वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का हमें यूज नहीं करना है, वो हम सारी चीज़ें हमें पास्ट टेंस में करना है। फिर राइटिंग टेक्निक्स शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, यानी जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो सारे टेक्निक को हमें एक प्रॉपर वे में उसका यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द मेन पार्ट ऑफ द थीसिस राइटिंग शुड नॉट यूज मिस्टर एंड मिसेस बिफोर द एनी स्कॉलर। किसी भी स्कॉलर के सामने हमें क्या करना है, मिस्टर एंड मिसेस नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम आते हैं कि जो थीसिस राइटिंग होती है उसका कंटेंट क्या होता है, यानी विषय वस्तु क्या होती है। पहले है रिसर्च इंट्रोडक्शन, जो हमने पहले बताया कि फॉर्मेट में कि एक इंट्रो देना होता है, एक भूमिका देनी होती है सारे का संपूर्ण जो ओवरऑल स्टडी है उसका। फिर हाइपोथेसिस यानी एक अजम्पशन जो हम बनाए हैं वो एकदम सटीक होना चाहिए प्रॉब्लम से, ये नहीं कि उससे हट के हो। इसकी वजह से हमें दोस्तों बाद में टेस्टिंग करने में हमारा जो टेस्ट रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमें अजम्पशन जो भी अस्यूम करना है वो एकदम आपके प्रॉब्लम से कंसल्ट हो। रिसर्च मेथडलॉजी, जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे जिक्र करना है। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो है कि प्रत्येक जो यूनिट है उसको हम डिसाइड करते हैं और उसको क्लियर करते हैं, ताकि जो थीसिस है उसके डिफरेंट पार्ट्स बटे हुए होते हैं, इसलिए हमें ये क्लियर करना पड़ता है। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, जो भी हमारे पास डाटा है उसका विश्लेषण करना, उसका प्रयोगात्मक विवेचन कर एक संक्षिप्त जो है शॉर्ट में एक स्ट्रक्चर देना होता है, एक जो है कि कार्यविधि जो है हमें प्रेजेंट करना होता है। रिजल्ट यानी कि परिणाम, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो परिणामों की जो रिजल्ट है ओवरऑल वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है 1 बाय 1 करके। कंक्लूजन, ये क्या है, इसमें जो है रिसर्च के सारे रिजल्ट का हमें जो है यहाँ एनालिसिस करके प्रेजेंट करना होता है, यानी जो संपूर्ण शोध है उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको बताने होते हैं। रिसर्च कमेंट, ये ध्यान देने लायक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कलेक्शन है, जो क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, कोडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो सारी एरर्स को हमें यहाँ पे इनमें जो है इंक्लूड करना पड़ता है रिसर्च कमेंट में। रेफरेंस बिब्लियोग्राफी, जैसा कि पहले बताया था, जो भी हम जहाँ पे रिव्यू किए हैं वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट हमें सीक्वेंस वाइज देना होता है। इसके बाद अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स क्या होता है दोस्तों, इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, इसे हम परिशिष्ट करते हैं, जो भी हम क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, चार्ट, मैप, ये सारे का हमें डिस्क्रिप्शन अपेंडिक्स के थ्रू देने होते हैं, इसको हम परसिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग। फॉर्मेट, जो भी आर्टिकल होता है दोस्तों, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रोसेस कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो जाने हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट यहाँ पे फॉर्मेट किस सीक्वेंस में हमें लिखना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल का, तो वो है फर्स्ट और मेजर पार्ट। इसमें मेन पेज होता है। सबसे पहले मेन पेज में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट है, जो जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उसका हमें नेम लिखना होता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में ओवरऑल जो है पूरे जो हम मेथड अपनाए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन है, हमें एक समरी बना के देना होता है। ये अप्रॉक्सीमेट जो है 100 से 150 वर्ड्स में होना चाहिए या फिर 5 से 10 सेंटेंसेस में होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है दोस्तों। सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा, उसमें इंट्रो होता है, यानी कि परिचय दिया जाता है कि क्या हमारे पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव है, क्या काज है, एक थियोरेटिकल जो हमें प्रारूप देना है वो, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथेसिस, ये सब हम इंट्रो के अंतर्गत देते हैं। मेथडलॉजी क्या होता है, ये पद्धति क्या सैम्पलिंग चूज किया और क्या टूल्स अपनाया, और सारी प्रोसेस को यहाँ पे हमें जिक्र करनी पड़ती है, क्या मेथडलॉजी, किस मेथड से हमने किया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद रिजल्ट की बात आती है, परिणाम, यानी कि इसमें हम जो भी जो ग्राफ बनाए हैं, जो टेबल बनाए हैं, उसको हम एक सीक्वेंस में रिजल्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसके मतलब जो भी हमें निकल के आई है उसके ट्रूथनेस का हमें एज्यूम करना होता है, आकलन, एक एक्यूरेट के साथ, हमें एक्यूरेसी के साथ उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है डिस्कशन की बात आता है। डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। तो उसमें है कि जैसे हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें जो गैर तकनीकी व्याख्या है उसे करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस से वो जुड़ा होना चाहिए, और साथ ही जो
किन तरीकों से रिजल्ट को निकाला गया है वो जिक्र होना चाहिए, स्टडी की जो लिमिटेशन है उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और फ्यूचर के लिए जो हमें रिसर्च के लिए सुझाव देने हैं, सजेशंस देने हैं, वो भी हमारे डिस्कशन में आएगा रिसर्च पेपर के लिखते के टाइम। क्या होता है दोस्तों, थीसिस में हम एक अलग पॉइंट बना देते हैं, लेकिन हमारे जो रिसर्च पेपर होता है उसमें जो है कि हमें इसी में सब इंक्लूड करना होता है। इंड में क्या होता है दोस्तों, हमें रेफरेंसेस के बारे में बताना होता है कि जो हमारी समाप्ति के कगार पे जब राइटिंग होती है या लिखने की क्रिया होती है, उस टाइम में हम कहाँ कहाँ से किन किन ग्रंथों का, किन बुक्स का, क्या मैगजीन, इंटरनेट साइट जो भी हम यूज़ किए हैं, जो भी सोर्सेज जहाँ से लिए हैं, उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम आर्टिकल एग्जैक्टली में राइटिंग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च में आईसीटी का क्या उपयोग है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का दोस्तों बहुत ही यूटिलाइज होता है हमारे जो रिसर्च के क्षेत्र में, हर स्टेप पे इसका यूज होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईसीटी का किस किस फील्ड में यूज होता है। तो इसका यूज जो है इन्वेस्टमेंट में होता है, यानी कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ और निवेश करते हैं। इफ़िशियंसी, कोई दक्षता का काम हो वहाँ पे इसका हो, स्किलफुल जो वर्क होते हैं। इनोवेशन यानी खोज करते हैं तब। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी जब हम ऐसा रिसर्च करते हैं जिसका हमें क्वालिटी जानना है उस टाइम में। और पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र के फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। वैसे तो दोस्तों ये जो है एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है कम्युनिकेशन के लिए सभी प्रकार के टेक्निक का इसमें समाहित होते हैं। अतः इसमें जो है कि जो हायर एजुकेशन है दोस्तों वो आईसीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये देखते हुए जो है कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन होता है इंडिया में अपना लिया गया। अप्रॉक्सीमेटली जो है सभी इंस्टीट्यूशन इसको अपना लिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके आईसीटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, और सेकंड है टेलीकॉम एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे कंपोनेंट से आईसीटी बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि आईसीटी को हम रिसर्च में किस किस स्टेप्स में कैसे कैसे अपनाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि रिसर्च जो होता है वो कई स्टेप्स से गुजरता है। तो इसमें जो सबसे पहले स्टेप है कंसेप्चुअल फेज होता है, यानी कि हमारा संकल्पना का चरण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आईसीटी होता है वो उसमें हम कंप्यूटर का जो यूज करते हैं वो पूरे रिसर्च के प्रोसेस में होता है। जब भी हमारे पास बहुत बड़े ब्रॉड ग्रुप में सैंपल होता है तो कंप्यूटर का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि जो हमारा उपयोग के लिए जो कलेक्शन किया हुआ डाटा है इससे हम अपने जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है यानी सीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, उसमें हम उसको फीड कर लेते हैं और बाद में हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके जो स्टेप्स की बात कर रहे थे दोस्तों, जो कॉन्सेप्चुअल फेज यानी कि संकल्पना का जो चरण है उसमें हम क्या करते हैं। रिसर्च में आप देखिए तो हम इस टाइम में ये करते हैं कि हम रिव्यू का लिटरेचर करते हैं, जो प्रॉब्लम है रिसर्च का उसको जानते हैं और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों। जो भी हमें रिव्यू लिटरेचर करने हैं और रिलायबल और अथेंटिक जो भी हमारे पब्लिश जो पेपर्स हैं वो हमें कंप्यूटर के थ्रू ही मिलता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल फेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसके बाद डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च के ड्यूरेशन में हम जो है सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, पॉपुलेशन को जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक रिसर्च का जो है हम समीक्षा करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन के टाइम में ही करते हैं। तो इस टाइम में हमें कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है ये समझते हैं। इस टाइम में कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, हमारा जो सैम्पलिंग है उसके साइज को एक जो है उसको डिसाइड करने में जो है हमारा बहुत हेल्प करता है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं, जैसे कि हम इसमें एक देख सकते हैं NCSS करके है, NCSS, और एक है PA पास कहते हैं इसको, और एक है JES। ये सारे हमारे जो हैं
सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग का जो हम साइज़ डिसाइड करते हैं, बहुत ही हेल्प होता है। और इसका जो हम कलेक्शन कर लेते हैं, पहले हम पायलट स्टडी करते हैं, उसमें अपने सैम्पलिंग को यानी कि हमारा जो क्वेश्चनर होता है उसको समझते हैं, और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, जो मानक होते हैं, उसको हम पायलट स्टडी के थ्रू करके इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो सही है या नहीं। तो इस लेवल पे भी बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं इम्प्रिकल फेज क्या होता है दोस्तों, इसमें हम प्रयोग करते हैं, यानी प्रयोग सिद्ध चरण होता है ये। इस टाइम में हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसका भंडारण करते हैं, यानी संग्रहण तैयार करते हैं, और हमारा जो भी मतलब डाटा को फीड करने की कोशिश जो हम कलेक्ट किए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स यानी कि वर्ड की फाइल्स बनाते हैं या एक्सेल शीट में फीड करते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो डाटा है यानी जो रिटर्न हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई गलती हो रही है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी एरर आने पे हम उसमें एडिट कर सकते हैं। बट यदि हम वही कागज़ या पेपर और पेन से लिखें तो उसमें अगर गलती हो जाती है तो हम जो है क्या करते हैं, हमें दूसरे पेज पे लिखना पड़ता है, और क्या होता है, हमारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो इसलिए हमारा इम्प्रिकल फेज पे भी बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। फिर एनालिटिकल फेज आता है, यानी कि जब हम एनालिसिस करते हैं, इस टाइम में क्या होता है दोस्तों कि हमें स्टैटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन निकालना होता है एनालिटिकल फेज में। तो यहाँ पे जो है एनालिटिकल फेज में यदि हम देखें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारा जो डाटा एनालिसिस करता है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर देता है। तो इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, जैसे कि SPSS हो गया, स्पैटा हो गया, सॉरी स्टैटा करके है, और एक NCSS करके है, और एक आपका जो है पास करके। ये सारे जो है एनालिसिस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। तो हमारा जो काम होता है रिसर्च का वो बहुत ही इजी वे में हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लास्ट डिसेमिनेशन फेज, यानी कि पब्लिशिंग का, जब हम प्रसार करते हैं, हमारा जब थीसिस राइटिंग हो जाती है जो भी डाटा एनालिसिस के बाद, तो इस फेज में जो है यही काम होता है। तो हमारा जो एक एक वर्ड होता है दोस्तों, उसको टाइप करने, पोर्टेबल डाटा प्रारूप में संकलित करने में, और ये जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में संग्रहित करने, उसे पब्लिश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता कह रहे हैं, सॉरी, विश्वव्यापी जो वेब होते हैं उसमें जो है कन्वर्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है इस फेज में। तो इसके अतिरिक्त भी हमारा जो ICT होता है, यानी कंप्यूटर जो होता है, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है और सारे फील्ड में, जैसे हमारे मेडिकल में, सोशल इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल इकोनॉमिक जो भी हमारे क्षेत्र है, यानी कि जो हमारे फैमिली या ग्रुप से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो भी हमें गणना करनी होती है, उसमें भी इसका यूज होता है, जिसका एक विस्तृत डाटा जो है डाटा कलेक्शन जो होता है वो रिसर्च प्रोसेस यानी प्रकाशन में जो पब्लिश होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित जो आंकड़ों को, जो डाटा होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही इजी वे में प्राप्त किया जा सकता है, और इस उद्देश्य से जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के उपयोग से इसे और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि ICT का कितना योगदान है हमारे रिसर्च में। पहले जब ICT नहीं था तो हमें कितनी दिक्कतें होती थी। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ICT हमारे रिसर्च वर्क के लिए वरदान है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स इन रिसर्च। ये भी दोस्तों रिसर्च के एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इसे बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि एथिक्स क्या होता है, नैतिकता, यानी कि ये कह सकते हैं कि रिसर्च में उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी जो सौंदर्य बोध को स्थापित करने की जो उसका उद्देश्य होता है वो शुद्ध और मानवीय विशिष्ट गुणों से युक्त बनाता है रिसर्च को, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड, यानी सर्वजन हिताय के रूप में मानवीय गुणों को लेकर चलता है। तो बात रही दोस्तों कि जो हमारे रिसर्च होते हैं वो किसी भी
समस्या यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। तो इसका ज्ञान जिससे जो है कि हमारा जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है। अतः किसी भी रिसर्च में ये एथिक्स को हमें अपनाना चाहिए। तो ये फिलॉसफी ऑफ रिसर्च जो होता है दोस्तों, ये हमारे 3 टाइप्स के हैं। पहला है मेटाफिजिक्स। ये क्या करता है, ये हमारे जो रियलिटी है, जो जो सत्यता है उसकी स्टडी करता है मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी जो है ज्ञान यानी जो नॉलेज ऑफ थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसका स्टडी एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू किया जाता है। फिर बात आता है एथिक्स का। एथिक्स यानी कि नैतिकता। ये क्या है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसे क्लैरिफाई करता है। तो एथिकल वैल्यूज़ जो होते हैं वो रिसर्च में किस तरीके से हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नैतिक मूल्य हैं हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले है साइंटिफिक मेथड्स। इसमें क्या है, हमें जो रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति का हमें जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो सारी चीज़ों को एक ट्रूनेस पे आधारित होता है, उस पर बेस होता है। फिर इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी की बात आती है कि ईमानदारी यानी रिलायबिलिटी को हमें पालन करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम प्रेजुडिस एंड मिसकंसेप्शन। जो भी हमें पूर्वाग्रह है या कोई भ्रांति है, अनुसंधान से उसे दूर रखना चाहिए। हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ नॉलेज। हमारा जो रिसर्च है वो ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। शुड बी फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड पब्लिक वेलफेयर। ये जो हमारा भी रिसर्च है वो सर्जन हिताय में हो, मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। विद पेटेंट और कॉपीराइट एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जाती है कि जो हमारा बौद्धिक प्रॉपर्टी है उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी कॉपीराइट का रूल बना है कि किसी का टेक्स्ट चोरी नहीं करना चाहिए, वो सारे नियमों को हमें फॉलो करनी चाहिए। फिर रिसर्च शुड टेक केयर नॉट टू यूज एनी पब्लिश डाटा मेथड्स एंड रिजल्ट। किसके बिना, किसी के मतलब जिसका वो रिटर्न वे में है, जिसके नाम पे है, उसके परमिशन के बिना हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि हम इन सारी चीज़ों को गलती कर देते हैं, जिससे हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, उसका लेवल डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद हमारा थीसिस बेकार हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरर्स इन रिसर्च। दोस्तों क्या होता है कि जो हम इन धारणाओं को जो हम अभी जाने हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, उसके बावजूद भी हम जो है एक एथिक्स का जो एरर्स होता है वो नहीं हो पाती, यानी कि त्रुटिहीन नहीं हो पाता है, उसमें एररलेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ प्रमुख त्रुटियां हम इसमें जो है समाहित हो जाती हैं, जो हमारे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती हैं। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इमेजिनरी एजम्पशन। इमेजिनरी एजम्पशंस जो होता है दोस्तों, यानी कि रिसर्च के ड्यूरेशन जो भी हम काल्पनिक अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं वो बहुत ही जो है गलत होता है, जो एरर्स उत्पन्न कर सकता है। प्रेजुडिस एंड बायसेस जो हम अभी पहले बताए हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को यानी पूर्वाग्रह और पक्षपात को नहीं लेना चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो जो है गलत हो जाता है, यानी ये हमारे एरर्स आ जाते हैं। फैलेसियस क्या होता है दोस्तों, ये जो है भ्रांतियाँ यानी कि जो र्यूमर्स होते हैं, अफवाह होते हैं, वो हमारे अनुसंधान में रिसर्च में इफेक्ट डालते हैं। फिर पुरेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनलाइजेशन। इसके बाद जो है क्या है, निकृष्ट रूप से जो औचित्यकरण होता है उसको प्रेजेंट करना, यानी रेशनलाइजेशन जो है बहुत ही पुअर फॉर्म में होता है। ये भी दिक्कतें हमारे रिसर्च में आ जाती हैं। इसके बाद है कंटिमिनेटेड और रॉन्ग फैक्ट्स। हम अपने रिसर्च में हमारे जो होता है कभी कभी क्या होता है कि हम रॉन्ग फैक्ट्स को ले लेते हैं और जो ट्रू नहीं होता है, जिसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे रिसर्च में एरर आ जाते हैं, जो हमारे डाटा को लेबल जो है उसे लो कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा करना। तो इसी के साथ बाय बाय।